हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ग्रो योर गेम्स। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने अपना पहला कदम लिया है स्टॉक मार्केट की दुनिया में। और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट में बस अंधाधुंध स्टॉक्स चुन चुन कर थक चुके हैं और प्रॉफिट दूर दूर तक कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता, या फिर वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपने पी रेशियो, बैलेंस शीट और डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे कई सारी चीज़ों के बारे में सुना है और आप जानना चाहते हैं कि इनका मतलब क्या होता है और ये किस लिए यूज़ होते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो एंड समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और इसे हम क्यों और कैसे यूज़ करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री आउटलुक और मैनेजमेंट क्वालिटी को समझने के लिए करते हैं। ये जानने के लिए कि कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक है भी या नहीं और क्या ये हमें फ्यूचर में एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है या नहीं। तो आपको लगता होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस करना और समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फंडामेंटल एनालिसिस हम सभी हमारी डेली लाइफ में करते हैं। तो चलिए इसे एक सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इस बेसिस पर कार नहीं खरीदते कि वो बाहर से कितनी अच्छी दिखती है, राइट। आप इसके अलावा सबसे पहले कार की इंजन कंडीशन, माइलेज, एक्सीडेंट हिस्ट्री, सर्विस रिकॉर्ड्स, फ्यूल एफिशिएंसी, ब्रांड रेपुटेशन और तो और आप उसके प्रीवियस ओनर से समझते हैं कि हाउ वेल ही मेंटेन्ड हिज कार। अगर कार की गुड माइलेज होगी, एक क्लीन एक्सीडेंट रिकॉर्ड होगा, कार रेगुलर सर्विस्ड होगी एंड हैव अ रिलायबल ब्रांड, यू फील कॉन्फिडेंट दैट यू आर मेकिंग ए गुड परचेज। आप इवन थोड़ा ज़्यादा पे करने को भी रेडी हो जाएंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट फंडामेंटल एनालिसिस इज इन द स्टॉक मार्केट में दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होकर मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग या स्पेसिफिक स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं, जो कि एक बेवकूफ़ी है। फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। एक बार बस आपको समझना है और देखो कि आपको कितनी आसानी से 100 बेगर तक के स्टॉक्स भी मिल सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस को करने की दो अप्रोच होती है, एक है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और मोस्ट फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट यूज़ करते हैं। वही दूसरी तरफ बॉटम अप अप्रोच को इंडिया के वॉरेन बफेट यानी कि राकेश झुनझुनवाला यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ करके उन्होंने अपने लिए एक ह्यूज वेल्थ भी क्रिएट करी थी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन सी अप्रोच प्रेफर करता हूँ, तो वो है बॉटम अप अप्रोच। तो आइए अब हम दोनों को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं और मैं बॉटम अप अप्रोच को क्यों प्रेफर करता हूँ, इसका भी रीज़न मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। तो चलिए टॉप डाउन अप्रोच को, जिसे हम EIC यानी इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। और यहाँ पर हम इकोनॉमी का एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के थ्रू करते हैं, यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की GDP ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, बॉन्ड प्राइसेस, एक्सचेंज रेट्स, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। चलिए अब हम टॉप डाउन अप्रोच को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहले स्टेप में हमें बड़ी पिक्चर यानी कि बहुत सारे कंट्री की इकोनॉमी को कंपेयर करना है, सो डैट वी वुड ग्रेजुअली नैरो डाउन टू स्पेसिफिक कंपनी फॉर अवर इन्वेस्टमेंट। तो अभी मैं आपको समझाने के पर्पज़ से सिर्फ दो ही कंट्रीज़ की इकोनॉमी को स्टडी करके बता रहा हूँ। तो चलिए इस अप्रोच को अप्लाई करते हैं इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, दो बिल्कुल अलग इकोनॉमीज़ को कंपेयर करके। देखते हैं 2025 में इन्वेस्टिंग के लिए कौन ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया आज के टाइम में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया का ग्रोथ 6.5% टू 7% के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वही यूके की इकोनॉमी का ग्रोथ सिर्फ 0.5% टू 1% है। हाई इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स की वजह से कंजम्पशन और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स दोनों प्रेशर में है। यूके एक मैच्योर और स्टेबल इकोनॉमी है, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते ग्रोथ मोमेंटम स्लो हो गई है। कंक्लूजन, ग्रोथ के मामले में इंडिया क्लियरली आगे है। सेगमेंट 2, डेमोग्राफिक्स एंड डिमांड पोटेंशियल। इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, एवरेज एज अराउंड 28 ईयर्स है, जो एक बढ़ता हुआ मिडिल क्लास, ज़्यादा कंजम्पशन और एक्सपेंडिंग वर्कफोर्स का सिग्नल देता है।
ये एफएमसीजी, बैंकिंग, रियल एस्टेट, डिजिटल सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूके में एजिंग पॉपुलेशन काफ़ी प्रोमिनेंट है, रिटायरमेंट वाले लोग नई वर्कफोर्स से ज़्यादा है। हेल्थ केयर और पेंशन सेक्टर में ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डिमांड स्लो ही रहेगी। कंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स और डिमांड के एंगल से भी इंडिया बेटर पोजीशन पर है। सेगमेंट 3, करेंसी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ब्रिटिश पाउंड जरूर स्ट्रॉन्ग करेंसी है, लेकिन जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड यूरोप यूएस ट्रेड रिस्क की वजह से ये काफ़ी वॉलेटाइल भी है। इंडियन रुपये एब्सोल्यूट टर्म्स में वीक है, लेकिन रिलेटिवली स्टेबिलिटी दिखाई है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स एंड सॉलिड पॉलिसी मेजर्स। ऊपर से इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का एक नया हब बन रहा है, स्पेशल चाइना से शिफ्ट के कंटेक्स्ट में। कंक्लूजन, इंडिया बेटर इमर्जिंग मार्केट पोटेंशियल ऑफर करता है, जबकि यूके ज़्यादा स्टेबल है। सेगमेंट 5, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया के स्टॉक मार्केट ने रिसेंट ईयर्स में ग्लोबल पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है, जहां रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स जैसे पीएलआई स्कीम, मेक इन इंडिया और डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट दिख रहा है। यूके का स्टॉक मार्केट डिस्पाइट हैविंग ग्लोबल जायंट्स काफ़ी स्टैग्नेंट रहा है। बहुत सी यूके कंपनीज डॉलर या यूरो में अर्न करती है, जिससे करेंसी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। साथ ही FTSE 100 में एक का एक्सपोजर लिमिटेड है, जबकि इंडिया में डिजिटल और फिनटेक सेक्टर्स बूम कर रहे हैं। कंक्लूजन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इनोवेशन के लिए इंडिया में ज़्यादा एक्साइटिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर आपको स्टेबिलिटी, लो वॉलेटिलिटी और डिविडेंड रिच मैच्योर कंपनीज चाहिए तो यूके कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपका फोकस ग्रोथ, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर है तो 2025 में इंडिया क्लियरली बेटर चॉइस है। वॉरेन बफेट का BYD में इन्वेस्टमेंट एक रेयर लेकिन पावरफुल एग्जांपल है कि कैसे टॉप डाउन अप्रोच से ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी जा सकती है। BYD में इन्वेस्टमेंट, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चाइना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे मैक्रो लेवल ट्रेंड से इंस्पायर्ड था, ये दिखाता है कि टॉप डाउन अप्रोच गेम चेंजिंग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में कितनी इफेक्टिव हो सकती है। वॉरेन बफेट ने चार्ली मंगर और लीलू की पर्सपेक्टिव से ये देखा कि EVs फ्यूचर को रीशेप करने वाली है और BYD परफेक्ट पोजीशन पर था। बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज और मोबिलिटी की इंटरसेक्शन पर इन्वेस्टमेंट की सक्सेस ये वैलिडेट करती है कि जब मैक्रो थीम्स स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स के साथ मिलती है तो वो मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकती है। वॉरेन बफेट का $232 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, जो 2008 में बर्कशायर हाथवे की मिड अमेरिकन एनर्जी के थ्रू किया गया था, आज के टाइम में $6 to $7 बिलियन के बीच हो चुका है। टॉप डाउन अप्रोच का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो इन्वेस्टर्स को उन मल्टीबैगर स्टॉक से दूर रखता है जो उस सेक्टर में नहीं होते हैं या उस वक्त मार्केट में पॉपुलर नहीं होते हैं। 2010 की रिपोर्ट अगर आप देखें तो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स ने बैंकिंग, IT और पावर सेक्टर्स को फ्यूचर ग्रोथ के इंजन के रूप में प्रोजेक्ट किया था। बहुत लोगों ने इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट भी किया और उन्हें डिसेंट रिटर्न्स भी मिले, लेकिन वही लोग आइशर मोटर्स और पेज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स को मिस कर गए, जो किसी मैक्रो थीम का हिस्सा नहीं थे लेकिन क्वाइटली ग्रो कर रहे थे और 50x से लेकर 100x तक के रिटर्न्स उन्होंने दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सेक्टर्स उस टाइम फोकस में नहीं था। ये सब दिखाता है कि टॉप डाउन इन्वेस्टिंग से आप इकोनॉमिक साइकिल के साथ अलाइन कर सकते हो, लेकिन आप उन हिडन जेम्स को मिस कर सकते हो जो मैक्रो स्पॉटलाइट के बाहर होते हैं। और इसी वजह से मैं पर्सनली बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता हूँ। टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच में सिंपल डिफरेंस ये है कि बॉटम अप अप्रोच में आपकी स्टॉक हंटिंग किसी भी स्पेसिफिक कंपनी की फंडामेंटल्स को स्टडी से शुरू करते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं बॉटम अप अप्रोच पर। बॉटम अप अप्रोच एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है जहां इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को एनालाइज करके शुरू करता है, न कि ओवरऑल इकोनॉमी या इंडस्ट्री ट्रेंड से। इस अप्रोच में मेन फोकस होता है कंपनी की फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी, बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स और ग्रोथ पोटेंशियल पर, बिना इस बात की चिंता किए कि पूरा सेक्टर या इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी स्ट्रॉन्ग है, उसके प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, डेट कम है, मैनेजमेंट एफिशिएंट है और उसके प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में डिमांड में है, तो उसमें इन्वेस्ट करना वर्थ होता है, चाहे मार्केट ओवरऑल बुलिश हो या बेरिश। बॉटम अप इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देती है, चाहे शॉर्ट टर्म में मैक्रो फैक्टर्स कुछ भी बोलते हो। राकेश झुनझुनवाला का टाइटन कंपनी में इन्वेस्टमेंट एक परफेक्ट एग्जांपल है बॉटम अप अप्रोच का। जब उन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट किया था उस वक्त ना तो ज्वेलरी सेक्टर बूमिंग था, ना ही मार्केट टाइटन को किसी गेम चेंजर कंपनी के रूप में देखता था। लेकिन झुनझुनवाला ने कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस किया, उन्हें टाइटन का बिजनेस मॉडल पसंद आया, उन्होंने देखा कि कंपनी ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट में लीडर बन सकती है और उन्हें मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस था,
स्पेशली टाटा ग्रुप के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर। उन्होंने टाइटन के ग्रोथ पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया जब कंपनी रिलेटिवली स्मॉल थी। उस वक्त लोग सोच रहे थे कि ज्वेलरी बिजनेस फ्रेगमेंटेड है, मार्जिन लो है और ब्रांडिंग मुश्किल है। लेकिन झुनझुनवाला ने देखा कि टाइटन एक ऐसी कंपनी है जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स के लिए ट्रस्टेड ब्रांड बन सकती है, स्पेशली वीमेन के लिए। कंपनी का तनिष्क ब्रांड स्टेडीली ग्रो कर रहा था और रिटेल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी भी स्ट्रॉन्ग थी। टाइटन के फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग थे, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, इंप्रूविंग प्रॉफिट मार्जिन्स और लो डेट। ये सब देखकर उन्होंने बॉटम अप लॉजिक से इन्वेस्ट किया। आज उनका वो इन्वेस्टमेंट उनकी पोर्टफोलियो का सबसे आइकॉनिक हिस्सा बन चुका है, जिसने उनको मल्टीपैगर रिटर्न्स दिए और टाइटन एक हाउस होल्ड नेम बन गया है। इस एग्जाम्पल से ये समझ आता है कि जब आप एक इंडिविजुअल कंपनी के बिजनेस पे ध्यान देते हो और मैक्रो ट्रेंड्स को साइड में रखकर उसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हो, तो आप रियल वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल पैथ चूज करते हो। और ये ही होती है बॉटम अप अप्रोच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी सीरीज़ हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप ही लाने वाले हैं, जिसे सिखाने के लिए लोग 15,000 तक भी चार्ज करते हैं। अगर आप लोग इंस्पायर्ड हो कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं और आप भी अपनी वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हम वहाँ स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स, बाय और सेल सिग्नल्स शेयर करते हैं सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए, और हर एक मूव के पीछे का लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप सिर्फ ट्रेड कॉपी ना करो बल्कि स्ट्रेटेजी को समझो और सीखो। ये 100% रिस्क फ्री है, कोई रियल मनी नहीं लगती, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के थ्रू लर्निंग होती है। तो जब आप रियल इन्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाओ, आपको पता हो एग्जैक्टली करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और आज से ही अपनी मनी मेकिंग स्किल्स बिल्ड करना शुरू करो।